नमस्कार दोस्तों, अगर आप धान की बुआई ट्रांसप्लांट विधि से यानी नर्सरी तैयार करके करने जा रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम बताएंगे धान की बुआई करने से 2 दिन पहले और बुआई करने के अगले 10 दिनों तक हमें क्या कुछ करना है, जिससे कि धान की फसल के अंदर शुरुआती चरण में जबरदस्त तरीके से एक तो कल्ले उसके जो टेल रिंग है वो निकले। दोस्तों आज इस वीडियो में धान की बुआई की वैज्ञानिक विधि बताऊंगा। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा धान की बुआई करते वक्त खेत की किस तरह से तैयारी करें, बुआई के टाइम पर हमें कौन कौन से खाद यूज करने चाहिए। ये गलती अक्सर हमारे देश में बहुत से किसान कर जाते हैं, उनको यह नहीं पता होता है कि बुआई के टाइम पर कौन से खाद डालने और बुआई करने के कितने दिनों बाद कौन से खाद डालने हैं। तो ये सभी जानकारियां मैं लेके आज हाजिर हूं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये वीडियो आपके धान फसल के उत्पादन को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देगा। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं धान की बुआई करते वक्त हमें खेत की किस तरह से तैयारी करनी होती है। तो भैया देखिए, जब आपने अपने खेत के अंदर धान की नर्सरी डाली थी, नर्सरी डालने के लगभग 20 से 22 दिन हो जाते हैं, उस टाइम पर आपकी नर्सरी वो एकदम स्वस्थ और हेल्दी है, तो आपको अपने खेत की तैयारी कंप्लीट कर लेनी, जिस खेत के अंदर आपको धान की नर्सरी को ट्रांसप्लांट करना है। अब तैयारी करते वक्त आपको कुछ सावधानियां रखनी, जैसे कि आपके जो खेत है उसके अंदर आपको पहले से गहरी जुताई कर देनी होती है। अगर आप उसके अंदर एक बार 2 या 3 साल में एक सब सोइलर से उसकी जुताई कर लेते हो, जो बिल्कुल गहरी जुताई होती है, जिससे हमारी जमीन की जो एक परत है नीचे जो कठोर बन चुकी, जिसके अंदर हमने जो भी खाद डाले थे या फिर धान की पडलिंग करते वक्त उसकी जो सतह है वो ऊपर से सीमेंट नुमा हो चुकी है, जिसके अंदर जो भी हम खाद डालें वो नीचे नहीं जाते हैं, और साथ ही जो भी हमारी फसलें होती हैं उनकी जड़ें हैं ना वो एक सीमित दायरे तक ही रह जाती, वो बिल्कुल नीचे तक नहीं जा पाती, नीचे जमीन के अंदर पड़े हुए पोषक तत्व उनको अटैक नहीं कर पाती है। तो साथियों मेरा मानना है आपको 2 या 3 साल के अंदर जरूर अपने खेतों के अंदर सब सोइलर से जमीन को जुताई करानी चाहिए। उससे क्या होगा, जमीन की जो एक टाइट एक सीमेंट नुमा जो लेयर है ना वो टूट जाएगी और जमीन के अंदर पानी भी अच्छे से जाएगा, जमीन के अंदर वायु संचरण भी अच्छा होगा और जमीन की जो मोटी और पत्थरनुमा सतह है ना वो टूट जाएगी, जिससे आपकी फसल की जड़ें है ना वो नीचे तक गहराई तक चली जाएगी। दूसरा काम करना है आपको जुताई के बाद उसके अंदर थोड़ा बहुत, अगर आपके पास जैसी भी व्यवस्था हो सके उसके अंदर जरूर आप कोशिश कीजिए देसी खाद। अगर देसी खाद आपको गोबर का सड़ा गला नहीं मिल रहा है, बहुत से आसपास में वर्मी कंपोस्ट के प्लांट मिल जाएंगे आपको, वहां से कोई अच्छा वर्मी कंपोस्ट लेके कम से कम आप 3 से 4 या 5 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत में लास्ट टाइम में बुरकाव कर दीजिए। ये काम करने के बाद फिर अपने खेत की आपको दोबारा से जुताई कर देनी है, उसके अंदर आपको पाटा लगा देना है। पाटा लगाने के बाद उसके अंदर आपको पानी छोड़ देना है। पूरा खेत जब आपका पानी का भर जाता है उसके अंदर फिर आपको पडलिंग करनी है। अब कद्दू करने के बाद इसके अंदर फिर बात आती है रासायनिक खादों की। अब रासायनिक खाद के अंदर आप या तो पेन कॉपी लेकर नोट कर लीजिए या फिर इन बातों को जो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये धान फसल के उत्पादन में सबसे बड़ा फैक्टर है उसके उत्पादन को बढ़ाने में। तो उसमें सबसे पहले सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण जो खाद है वो है भैया फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस की पूर्ति हम 2-3 तरह से कर सकते हैं। बहुत सी जगह पर आप बोलोगे यार डीएपी वो मिल नहीं रहा और डीएपी से फॉस्फोरस की पूर्ति होती है, तो भैया अगर आपको डीएपी नहीं मिल रहा है तो भी आप निश्चिंत रहिए, आप एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट वो आप 100 किलो पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। अब 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर आपको 16% फॉस्फोरस की पूर्ति हो जाएगी, वहीं इसके अंदर दूसरी तरफ 14% सल्फर भी मिल जाएगी। हो सके तो आप 150 किलो तक भी पर एकड़ के हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। दूसरा फॉस्फोरस पूर्ति के लिए आप अगर आपको एनपीके 12, 32, 16 की ग्रेड मिल जाती है। एनपीके की बहुत सी ग्रेड है भैया, अलग अलग तरह की है, लेकिन एनपीके की जो सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा उत्पादन को बढ़ाने में या फिर सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाली जो ग्रेड है वो मेरा मानना है, मैंने जहां तक मेरा अनुभव है वो एनपीके 12, 32, 16। इसके अंदर 12% नाइट्रोजन होगा, 32% फॉस्फोरस होगा, 16% इसके अंदर पोटास होगा। अगर ये मिल जाती है ठीक, अगर ये भी आपको नहीं मिल रहा है तो फिर इसका तीसरा अल्टरनेट भैया आजकल बाजार में टीएसपी मिल रहा है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। अब टीएसपी के अंदर 46% फॉस्फोरस होता है, 14% होता है कैल्शियम। अब कैल्शियम और फॉस्फोरस ये दोनों मिल जाएगा टीएसपी से। इनके साथ आप यूरिया अलग से दे सकते हो 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से। अगर आप एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट भी देने जा रहे हो तो उसके अंदर भी आपको 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया दे देना है, तो डीएपी की पूर्ति हो जाएगी। वहीं अगर आपको डीएपी मिल रहा है तो लगभग एक बैग 50 किलो वाला जो डीएपी है ना, जिसके अंदर 18-46 का रेशियो होता है, 46% फॉस्फोरस और 18% नाइट्रोजन, वो ले लेना। अब ये तो बात हुई भैया फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की पूर्ति की। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए फॉस्फोरस है ना, किसी भी फसल की बेसल डोज
डोज के अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण खाद है। इसी की बदौलत आपके जो फसल की जड़ें हैं ना वो नीचे गहराई तक जाएगी। इसी की बदौलत आपकी फसल में आगे चलकर निकलने वाले जो कल्ले हैं, जो टेलर्स हैं ना, उनकी संख्या बढ़ेगी और इसी की बदौलत आपकी फसल की जो ओवरऑल मजबूती है ना, उसका जो स्टैम्प मजबूत होता है, उसकी ओवरऑल जो ग्रोथ होती है ना, वो फॉस्फोरस के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन फॉस्फोरस को 100% देना जरूरी होता है बेसल डोज के अंदर, क्योंकि फॉस्फोरस एक ऐसा खाद जो एक जगह डलता है तो वो हिलता डुलता नहीं है। फॉस्फोरस तक पौधे की जड़ों को पहुंचना होता है। इसलिए अपन को फॉस्फोरस जो डीएपी या फिर एसएसपी या फिर टीएसपी, इनको अपन को बुआई से पहले बेसल डोज में डाल देना होता है। फिर बात आती है भैया पोटास क्या। पोटास भी लगभग आप 1 एकड़ जमीन में 30 से 35 किलो जरूर डाल दीजिए। पोटास आजकल हमारे किसान भाई है ना बहुत कम अपने खेतों के अंदर डालने लग गए जैसे उनके रेट बढ़े। भैया आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पोटास की बदौलत आपकी फसल है ना, एक तो आगे चलकर बीमारी से बची रहेगी। पोटास की बदौलत आपकी फसल के अंदर जो नीचे जमीन में पड़े हुए पोषक तत्व है ना, वो पूरे पौधे तक पहुंचने के अंदर मतलब एक तरह से ट्रांसपोर्ट का काम है ना, वो पोटास करेगा। पोटास की बदौलत आपकी फसल के अंदर बीमारियां है ना वो कम लगेगी, या फिर लगेगी तो पौधा है ना उनसे अच्छे से लड़ पाएगा। पोटास की बदौलत आपकी फसल का जो मूल्य है आगे चलकर मंडियों के अंदर जो उसके रेट है ना वो अच्छे मिलेंगे, क्योंकि पोटास की बदौलत फसल के जो चमक होती है ना वो बढ़ती है। तो पोटास जरूर अपने खेतों के अंदर डाली, पर एकड़ के हिसाब से 30 से 35 किलो। अब ये तो हुए भैया खाद। आप इन खादों को डाल के फिर अपने खेत के अंदर आप आखिरी जो पाटा लगाना होता है, सुहागा लगाना होता है ना, वो लगा दीजिए। आपका खेत एकदम तैयार हो चुका है। अब बात आती है इसके अंदर धान की नर्सरी को ट्रांसप्लांट करने की। अब यहाँ पर भी बहुत जरूरी ध्यान देने योग्य बात है, उनको भी आप नोट कर लीजिए। एक तो आपको जो आपके दूसरे खेत के अंदर नर्सरी तैयार हो रखी है ना, वो आपको 20 से 25 दिन के बीच में लेनी है। 25 दिन से आगे अगर आप नर्सरी लेके जा रहे हो तो वो समझ लीजिए आगे चलकर आपके उत्पादन को निश्चित तौर पर प्रभावित करेगी। उसके अंदर निकलने वाले जो टेलर्स हैं उनकी संख्या कम बढ़ेगी। तो आप ये सुनिश्चित कर लो कि हमारी जो नर्सरी है वो 20 से 25 दिन के बीच के अंदर होनी चाहिए। दूसरा, ट्रांसप्लांट करने से पहले भैया एक चीज नोट कर लीजिए। अब की बार मेरे कहे अनुसार आप इस नर्सरी को उखाड़ने से 2 दिन पहले एक स्प्रे कर दीजिए। ये जो एक स्प्रे है ना जो आप इस नर्सरी के ऊपर करने जा रहे हैं, वो आपके फसल के उत्पादन को, धान के उत्पादन को 20% तक बढ़ाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको आज। उसके अंदर आपको क्या करना है, एक तो आपको इसके अंदर कोई भी एक ऐसी कीटनाशक लेनी जिससे सुंडी मरे, क्योंकि इस टाइम के ऊपर जब आपने धान की नर्सरी अपने खेत के अंदर तैयार कर रखी है तो धान की नर्सरी के अंदर हो सकता है आपको नहीं पता हो या वो दिखाई ना दे रही हो या उसके इफेक्ट ना दिखाई दे रहा हो। बाकी उस नर्सरी की गोब के अंदर सुंडी ने जन्म ले लिया है, मतलब जो टॉप बोरर है वो जन्म ले चुका है। इस सुंडी को अगर अपन लेके यहाँ से इस नर्सरी को उखाड़ के अपने खेत के अंदर लेके जाएंगे तो समझ लीजिए उस बीमारी को हम अपने दूसरे खेत के अंदर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। जितनी स्वस्थ और जितनी हेल्दी नर्सरी हम इस खेत से और दूसरे खेत के अंदर लेके जाएंगे उतने अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे। अक्सर यहाँ पर किसान है ना बहुत बड़ी गलती कर देता है। अब इस एक कीटनाशक के साथ आपको कोई भी इसके अंदर फंजीसाइड भी मिला लेना है। फंजीसाइड के अंदर आप या तो कार्बेंडिजम मिला लीजिए या इसके अंदर आप मैनकोजेब मिला लीजिए। देखिए हो ना हो, बाकी हमारी जो नर्सरी है वो लगभग 20 से 25 दिन जिस खेत के अंदर है ना वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर फंगस जनित बीमारियों ने जन्म ले लिया होगा। उसको स्पोर्स है ना वो बन चुके होंगे। अगर उस स्पोर्स को, उस फंगस को हम अपने दूसरे खेत में लेके जाएंगे तो आगे चलकर जब हमारी फसल के अंदर बालियां आएंगी उस टाइम के ऊपर जो कोई भी जो फंगस जनित बीमारी आगे चलकर बहुत बड़ा विकराल रूप जो धारण कर लेती है ना, वो कहीं ना कहीं उसका जो जुड़ा होता है ना वो नर्सरी से ही होता है। तो भैया आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम नर्सरी जिस खेत से लेके जा रहे हैं वो एकदम स्वस्थ और हेल्दी होनी चाहिए। उसके अंदर आपको ये स्प्रे कर लेनी है। अब नर्सरी ट्रांसप्लांट तो हमने कर दी है। अब इससे ट्रांसप्लांट से 0 टाइम से लेकर अगले 72 घंटे के बीच बीच में आपको खरपतवार नाशी का स्प्रे कर देना है। खरपतवार नाशी अगर अपन इस टाइम के ऊपर अपने खेत के अंदर कर देंगे, हमारे खेत में खरपतवार आगे चलकर नहीं उगेंगे तो हमारी फसल है ना वो अच्छे से एक तो टेलर्स बनाएगी, उसके अंदर कोई झटका नहीं लगेगा। अक्सर अपन क्या करते हैं जब खरपतवार निकल आते हैं ना तो निकलने के बाद फिर उसके ऊपर हम स्प्रे करते हैं कोई भी खरपतवार नाशी। उससे क्या है हमारी फसल के ऊपर झटका लगता है, फसल पीली पड़ती है और कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, चाहे वो 5 से 10% ही क्यों ना हो। तो खरपतवारों को रोकथाम के लिए अपन को बुआई से और 72 घंटे के बीच बीच में बहुत से बाजार के अंदर आपको ऐसे खरपतवार नाशी मिल जाएंगे जो प्री इमरजेंस है, उनका स्प्रे कर देना है, वो डाल लेना है।
अब ट्रांसप्लांट करते वक्त भी आपको ध्यान देना है, अपने मजदूरों को बता दीजिए कि भैया एक तो जो निश्चित गैपिंग होगी ना पौधे से पौधे की दूरी, अक्सर मजदूर ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पर बहुत सी गलतियां कर देते हैं, वो जल्दबाजी में या फिर वो ज्यादा से ज्यादा खेतों के अंदर बुआई करने के चक्कर में ना वो दूर दूर पौधों को लगा देते हैं, उसके अंदर गैपिंग बढ़ा देते हैं। आपको पर एकड़ के हिसाब से कम मैं आप लोगों को एक ऑन एवरेज बता रहा हूँ 80,000 पौधों की आवश्यकता पड़ेगी नर्सरी के अंदर जो आप निकाल के और नर्सरी को ट्रांसप्लांट करने जा रहे हो, तो कम से कम 80,000 पौधे आपके 1 एकड़ जमीन के अंदर धान के होने चाहिए। तो मजदूरों को ये चीज आप पहले से बता दो कि भैया इसके अंदर गैपिंग है ना वो एकदम एक समान होनी चाहिए। अब ये काम करने के बाद आपके खेत के अंदर नर्सरी ट्रांसप्लांट हो चुकी है। अब ट्रांसप्लांट करने के लगभग 8 से 10 दिन के बाद आपको क्या करना है, देखिए भैया शुरुआती चरण में कोई भी फसल हो उसके अंदर नाइट्रोजन की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है उस फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर या फिर उसके जो कल्ले निकल रहे होते हैं उसके अंदर। तो भैया जैसे ही हमारी फसल लगभग लगे हुए ट्रांसप्लांट किए हुए 8 से 10 दिन हो जाते हैं, उस टाइम के ऊपर इसके अंदर आपको 1 बैग यूरिया का ले लेना है। 1 एकड़ जमीन का बता रहा हूं मैं, 1 बैग आपको यूरिया लेना है। इसी के अंदर आपको लगभग 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट ले लेना है, वो 21% वाला। अगर आप 33% वाला जिंक सल्फेट लेके डालने जा रहे हो तो 7 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। और साथ ही इसके अंदर आप लगभग 1 लीटर क्लोरोपाइरिफोस है वो भी मिला लीजिए। ये सब मिलाने के बाद अपने खेत के अंदर आप बुरकाव कर दीजिए, ऊपर से आप सिंचाई कर दीजिए। फिर देखिए आपकी जो धान की फसल है उससे निकलने वाले जो कल्ले हैं ना उनकी संख्या जबरदस्त तरीके से आपको देखने को मिलेगी। फसल आपकी एकदम हेल्दी स्वस्थ और बहुत शानदार ग्रोथ करेगी, अच्छे से टिलर से उनकी संख्या बढ़ेगी। इससे आगे जो भी काम हमें करने होंगे वो आप लोगों को समय समय के ऊपर हम वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। अभी ये काम कर लीजिए, निश्चित तौर पर अब की बार आप धान फसल से तगड़ा उत्पादन लोगे।